तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग चैप्टर 3 का सेट 2 देखेंगे। कल हमने सेट 1 में आप लोगों को 5 प्रश्नों को बताया था और हमने ये भी साथ साथ बताया था कि आपको उसी प्रश्न को देखना है जो प्रश्न आपको याद नहीं है या प्रश्न आपको नहीं मिला है। ठीक उसी प्रकार इसमें हमने 6 प्रश्नों को लिया है। याद रखिएगा, मात्र 6 प्रश्न है। छोटा वीडियो इसलिए बनाते हैं ताकि आपको छोटा छोटा सिलेबस के हिसाब से बताया जाए और आपको याद हो जाए। इसमें मात्र 6 वीडियो है और आपको इसमें भी उसी प्रश्न को देखना है जो प्रश्न आपको याद नहीं है या कभी आपने नहीं पढ़ा है। और एक एक प्रश्न को बिल्कुल बारीकी से समझते चलना है, क्योंकि इसमें भी आपको एक दो नामांकित आरेख का चित्र यानी कि चित्र बनाने वाला मिलेगा प्रश्न। जैसे ग्राफी पुटक आप यहाँ पर देख रहे हैं, ग्राफी पुटक यानी कि ग्राफियन फॉलिकन का नामांकित आरेख यहाँ भी बनाना है और उसके अंगों को आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा कि क्या क्या उसमें अंग, जैसे कि चित्र यहाँ पर बना हुआ है तो उसमें क्या क्या अंग दर्शाया गया उसको आप याद कर लीजिएगा। ये आपके परीक्षा के लिए जो है इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स वीडियो का आप एक लाइक जरूर कर देंगे और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो। किसी भी प्रश्न का उत्तर बताने से पहले आपको एक बात बता दें कि देखिए, कभी भी आप जिस प्रश्न का जवाब देने जाते हैं या पढ़ने जाते हैं तो पहले आप उस प्रश्न को समझ लीजिए कि प्रश्न क्या कह रहा है। अगर आपने प्रश्न को बिल्कुल अच्छी तरह से समझ लिया तो समझिए कि आपका जवाब 99% आपका वहीं क्लियर हो जाता है। इसलिए या वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव, आप सभी प्रश्नों को, उसके ऑप्शन को बिल्कुल समझिए, इसके बाद आप उसको जवाब दीजिए। तो आइए हम शुरू करते हैं सवाल नंबर 6 से कि शुक्रिय प्रद्रव्य सेमिनल प्लाज्मा जिसको कहते हैं के प्रमुख संगठक क्या हैं। इसका जवाब जानेंगे हम। पुरुष लिंग की सहायक ग्रंथियों के अंतर्गत एक जोड़ा शुक्राशय, एक पुरस्थ यानी कि प्रोस्टेटेट ग्रंथि तथा एक जोड़ा बल्बोयूरेथल ग्रंथियां शामिल होती हैं। इन ग्रंथियों का स्राव शुक्रिय यानी कि सेमिनल प्लाज्मा का निर्माण करता है, जो फ्रुक्टोज यानी कि फल शर्करा, कैल्शियम तथा कुछ प्रकीणव एंजाइम्स से भरपूर होता है। क्लियर है। चलिए हम सवाल नंबर 7 देखते हैं। सवाल नंबर 7 है, देखिए आप सवाल नंबर 7 को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसा कि हम लोग जो कल सवाल देखे थे सवाल नंबर 1 में, पहले हम सवाल नंबर 7 को पढ़ देते हैं, क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है सवाल नंबर 7 कि ग्राफी पुटक यानी कि ग्राफियन फॉलिकल का एक नामांकित आरेख बनाएं और उसकी विशेषताओं को लिखें। लेकिन जो हमने कल प्रश्न देखा था, जो हमने कल आपको बताया, यहाँ पर देख लीजिए आप सामने, कल हमने ये जो प्रश्न बताया कि पुरुष जनन तंत्र का एक नामांकित आरेख बनाइए। इसमें क्या कह रहा है कि केवल नामांकित आरेख बनाना है और ये पुरुष जनन तंत्र का है। और यहाँ पर हम लोग जो देखे थे कि स्त्री जनन तंत्र का जो था, यहाँ पर नामांकित आरेख केवल बनाना था और उसके चित्र बना करके और उसके अंगों को दिखाना था। लेकिन इसमें प्रश्न क्या कह रहा है, इस प्रश्न में कह रहा है कि आपको यहाँ पर नामांकित आरेख तो करना ही है, इसके साथ साथ इसकी विशेषताओं को भी आपको बताना है। यही दोनों प्रश्न में अंतर है। कल हमने इसका विश्लेषण किया था कि आपको प्रश्न 2 प्रकार से पूछ सकते हैं, या तो नामांकित आरेख कहेगा या उसकी नामांकित आरेख को बनाते हुए उसके विशेषताओं या कहेगा कि उसका विश्लेषण कीजिए। तो यहाँ पर नामांकित आरेख और विशेषता को दोनों को बताना है। और ये प्रश्न 2011 के एनुअल फाइनल एग्जाम में इंटर में आया हुआ है, देख लीजिए। तो चलिए पहले इसके हम चित्र को बना लेते हैं, यानी कि आप बना लीजिएगा और इसके हम अंग को बता देते हैं कैसे कैसे क्या है। ये थोड़ा सा हम इसको बड़ा करते हैं हल्का सा, ताकि आपको स्पष्ट दिखे। देखिए इस चित्र को पहले तो आप बना लीजिएगा और हमेशा पेंसिल का इस्तेमाल कीजिएगा एग्जाम में, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। दर्शाएंगे हम प्राथमिक पुटक, रुधिर वाहिकाएँ, इधर फिर आ जाएंगे तृतीय पुटक जो कि गह्वर दर्शाता हुआ है यहाँ पर। इसके बाद ग्राफी पुटक, अंडाणु और पीत पिंड कार्पस ल्यूटियम, इस सभी अंगों को हम दर्शा देंगे यहाँ पर एक चित्र बनाते हुए। चलिए अब हम इसकी विशेषताओं को समझते हैं। इसकी विशेषताओं को हम यहाँ पर देखेंगे कि इसकी विशेषता क्या है। चलिए इसकी विशेषता के रूप में है, ग्राफी पुटक की विशेषता जो है, पहला, प्रत्येक ग्राफी पुटक एक बड़े ओवम को रखता है जो कि बहुत सारे ग्राफी पुटक कोशिका से घिरा रहता है। 2 नंबर इसकी विशेषता है कि परिपक्व ग्राफी पुटक कोशिका में एस्ट्रोजन का स्राव करता है। और 3 नंबर जो विशेषता इसकी है कि ओवेरियन कॉर्टेक्स अपने अंदर यंग तथा परिपक्व यानी कि फॉलिकल रखता है, परिपक्व फॉलिकल को रखता है। ये इसकी विशेषता है ग्राफी पुटक की। क्लियर है। चलिए हम सवाल नंबर 8 को देखते हैं। सवाल नंबर 8 है कि मनुष्यों में नर जनन तंत्र के अंगों के नाम लिखिए। देखिए कल हम जो प्रश्न बताए थे आपको, उसमें नर जनन तंत्र यानी कि अंगों को बना करके उस पर नामांकित आरेख करना था, यानी कि चित्र बना करके उसके अंगों को दर्शाना था। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि केवल आपको नर जनन तंत्र के अंग का नाम लिखना है। चलिए इसका हम जवाब जानते हैं। मनुष्य में नर जनन तंत्र में निम्न अंग शामिल होते हैं: एक जोड़ी वृषण जिसको टेस्टिस बोलते हैं,
एक जोड़ी एपेंडिडिमिस, एक जोड़ी शुक्रवाहिकाएं, एक स्खलन वाहिनी, एक स्खलन वाहिनी, एक मूत्रमार्ग, शीशन जिसको पेनिस बोलते हैं, तथा सहायक ग्रंथियां, एसेसरी ग्लैंड्स इत्यादि। क्लियर है? चलिए हम सवाल नंबर 9 देखते हैं। सवाल नंबर 9 है कि मनुष्यों में मादा जनन तंत्र के अंगों के नाम लिखिए। वहाँ भी कल देखे थे नामांकित आरेख बना करके दर्शाना था, और यहाँ पर केवल मादा जनन तंत्र के अंग के नाम लिखना है। चलिए इसका जवाब जानते हैं हम। मादा जनन तंत्र में निम्न अंग शामिल होते हैं: एक जोड़ी अंडाशय, एक जोड़ी अंडवाहिनियाँ अथवा फैलोपियन नलिकाएँ, और गर्भाशय तथा योनि मार्ग इत्यादि। यानी कि इसके साथ भी बहुत सारे अंग होते हैं, छोटे छोटे अंग होते हैं, जो कि आपको विस्तार से पढ़ने पर आपको मिल जाएगा। चूँकि ये लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसलिए आपको इतना ज़्यादा है। चलिए सवाल नंबर हम 10 देखते हैं। सवाल नंबर 10 है कि अपरा किसे कहते हैं? अपरा किसे कहते हैं जिसकी प्लेसेंटा भी कहा जाता है? चलिए इसका जवाब जानते हैं कि अपरा एक उत्तक है जो गर्भाशय से जुड़ा रहता है। अपरा के द्वारा माँ के रक्त से ऑक्सीजन और पोषक तत्व गर्भ यानी कि भ्रूण में पहुँचते हैं। यही संरचना भ्रूण के रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड तथा उत्सर्गी अपशिष्टों को भी भ्रूण रक्त से माँ के रक्त में पहुँचाती है। अपरा से 2 हार्मोन भी निकलते हैं, यानी कि अपरा जो है उससे 2 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं, प्रोस्टेस्टेरोन और दूसरा है एस्ट्रोजन। इन हार्मोनों के प्रभाव से जब तक गर्भावस्था चलती है तब तक न तो अंडोत्सर्ग होता है और न ही रजोचक्र, यानी कि न तो अंडा बाहर आता है और न ही रजोचक्र यानी कि मासिक धर्म होता है। क्लियर है? चलिए हम सवाल नंबर 11 देखते हैं। सवाल नंबर 11 है, फ्रेंड्स आप वीडियो को भी एक लाइक जरूर कर देंगे। सवाल नंबर 11 है कि यौना आरंभ किसे कहते हैं? यानी कि कैसे पता चलता है कि मतलब कि जो बच्चे थे वो अब यौना अवस्था में आ चुके हैं। चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। ये प्रश्न आपको एक बार नहीं, सॉरी आप लोगों को तो नहीं, लेकिन 2022 में ये क्वेश्चन हम सेट किए हुए थे, तो इसको विस्तार से हम बताए थे। चलिए यौनारंभ के बारे में हम जानते हैं। मनुष्यों में जनन अंग नर में 13-14 वर्ष के आसपास कार्यशील हो जाते हैं। मनुष्यों में जनन अंग नर में 13-14 वर्ष के आसपास कार्यशील हो जाते हैं। इस आयु को यौनारंभ आयु कहते हैं, यानी कि इस आयु को यानी जो यौन अवस्था में आ जाते हैं उसको यौनारंभ आयु कहते हैं। लैंगिक परिपक्वन के दौरान नर और मादा दोनों में हार्मोन परिवर्तन होते हैं। इन हार्मोनों के प्रभाव से द्वितीयक लैंगिक लक्षण भी आते हैं। आवाज़ का भारी होना, यानी कि मर्द जैसा आवाज़ आना, बच्चे का आवाज़ जो है कहीं ना कहीं गुम हो जाता है, और आप जब यौन अवस्था में आ जाते हैं तो आपका आवाज़ भारी लगने लगता है। कंधों का चौड़ा होना, दाढ़ी, मूछ निकल आना तथा बगलों और जघन क्षेत्र में बालों का आना, विशिष्टताएं विकसित हो जाती हैं। ये सभी जो लक्षण है यौनारंभ के लक्षण हैं। चलिए हम मादाओं के जानते हैं। मादाओं के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों में आते हैं जैसे बगलों तथा श्रोणि क्षेत्र में बालों का उगना, श्रोणि तथा कुल्हों का चौड़ा होना, स्तनों का उभार तथा रजोचक्र यानी कि मासिक धर्म का आरंभ होना।